किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है आज 10 अगस्त 2026, दिन है सोमवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, इस सप्ताह आष्टा मंडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस सप्ताह आष्टा मंडी सोमवार और मंगलवार को चालू रहेगी, लेकिन बुधवार के दिन हरियाली अमावस्या होने के कारण आष्टा मंडी में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को आष्टा मंडी फिर से चालू रहेगी और नीलामी कार्यक्रम भी होगा। वहीं शनिवार के दिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस होने के कारण आष्टा मंडी में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा। इसलिए किसान भाइयों, बुधवार और शनिवार को मंडी बंद का विशेष ध्यान रखें और अपनी उपज लेकर आष्टा मंडी में आने से पहले शेड्यूल अवश्य चेक कर लें। किसान भाइयों, सोयाबीन के बाजार से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोयाबीन के प्लांटों में हल्की हल्की तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज सोमवार को आष्टा मंडी में होने वाली नीलामी पर किसानों और व्यापारियों की खास नजर रहेगी। पिछले सप्ताह सोयाबीन के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से टूटकर करीब 6850 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। अब बाजार में हल्की तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज मंडी में वास्तविक स्थिति क्या रहती है यह नीलामी शुरू होने के बाद ही साफ होगी। आज आष्टा मंडी में नीलामी कार्यक्रम चालू है। ऐसे में देखना होगी कि प्लांटों में आई इस हल्की तेजी का असर मंडियों में सोयाबीन पर बोली लगाने पर कितना असर दिखाई देता है। क्या भाव में तेजी लौटती है या फिर बाजार एक बार फिर दबाव में रहता है। किसान भाइयों, आज के सोयाबीन मंडी भाव और नीलामी की पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए संदीप नागर आष्टा मंडी चैनल से। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में गेहूं के बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा। खासकर खाने वाली प्रीमियम क्वालिटी की गेहूं की वैरायटी में व्यापारी भाइयों अच्छा इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं और गुणवत्ता के हिसाब से किसानों को बेहतर भाव भी मिल रहा। गेहूं के बाजार में जुलाई महीने से ही तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि अभी अगस्त का महीना आधा भी नहीं हुआ और गेहूँ की नई फसल आने में अभी काफ़ी समय बाकी है। ऐसे में बाजार में आई इस तेजी को लेकर किसानों और व्यापारियों की नज़र बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, गेहूँ में चल रही यह तेजी आने वाले समय में कितने दिनों तक बनी रहती है। क्या बाजार में अभी और तेजी देखने को मिलेगा या फिर आने वाले दिनों में भाव में कुछ बदलाव आएगा, यह देखने वाली बात होगी। बाजार में जो भी बदलाव आएगा, गेहूं के भाव में तेजी हो या मद्दी, आपको हर दिन ताज़ा जानकारी आष्टा मंडी से लगातार मिलती रहेगी। किसान भाइयों, दिन में आष्टा मंडी के गेहूं समेत सभी फसलों का ताज़ा मंडी भाव जरूर देखिए। जुड़े रहिए संदीप नागर आष्टा मंडी से। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त का इंतजार कर रही करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अगस्त की किस्त को लेकर 12 अगस्त 2026 की तारीख चर्चा में है। हालांकि सरकार ने अभी 12 अगस्त की किस्त जारी करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की। पिछले यानी 38वीं किस्त 12 जुलाई 2026 को जारी हुई थी। इसी आधार पर अगस्त की 39वीं किस्त भी 12 अगस्त के आसपास आने की उम्मीद बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 12 अगस्त की संभावित तारीख बताई गई है, लेकिन इसे अभी संभावित तारीख नहीं माना जा सकता। आमतौर पर किस्त महीने के शुरुआती दिनों में जारी होने की उम्मीद रहती है और 1 से 15 अगस्त के बीच भुगतान आने की चर्चा है, लेकिन इस बार अंतिम तारीख सरकार की ओर से घोषित होने के बाद ही तय मानी जाएगी। पात्र महिलाओं को योजना के तहत 1500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है। 39वीं किस्त में भी पात्र लाभार्थियों को इसी राशि का भुगतान मिलेगा। जिन महिलाओं की योजना में पात्रता बनी हुई है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक तथा डीबीटी सक्रिय है, उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन और भुगतान की स्थिति भी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। अगर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो महिलाओं को चिन्हित निजी सोनोग्राफी सेंटर पर मुफ्त जांच कराने की सुविधा मिल सकती है। इसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। ई वाउचर से होगी कैशलेस जांच। इसके लिए गर्भवती महिला का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीयन किया जाएगा। इसके बाद ई वाउचर यानी ई रूपी बारकोड जारी होगा। मोबाइल पर OTP सत्यापन के बाद अधिकृत निजी सेंटर पर सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। सेंटर को भुगतान डिजिटल माध्यम से सरकार करेगी। इसके लिए महिलाओं को जांच के लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक योजना का उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं को समय पर सोनोग्राफी उपलब्धता कराना है जिन्हें सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन या सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं को दूर निजी सेंटर पर जांच कराने में आर्थिक परेशानी होती है। ऐसे में ई वाउचर व्यवस्था से इलाज का खर्च कम होने और समय पर जांच मिलने की उम्मीद है। ध्यान रखें, निजी सेंटर पर मुफ्त जांच के लिए सेंटर का सरकार द्वारा अधिकृत यानी चिन्हित होना जरूरी है।
मध्य प्रदेश के चर्चित फोर्टिफाइड चावल घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री के भतीजे समेत 3 आरोपियों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद उन्हें जेल भेजने के बजाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बालाघाट में इथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी चावल की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। जांच में आरोप है कि सरकार के चावल को निर्धारित प्लांटों तक पहुंचाने के बजाय दूसरे रास्ते से राइस मिलों तक पहुंचाया गया। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और कई राइस मिल संचालकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच का दायरा बढ़ते हुए पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़े लोगों तक भी पहुंचा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मंत्री के भतीजे अविनाश से पूछताछ की गई और परिवार से जुड़ी कंपनी भी जांच के दायरे में है। अब 3 आरोपियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद जांच एजेंसियों के सामने यह भी सवाल है कि उनकी बीमारी का स्थिति क्या है और आगे की कानूनी कार्रवाई किस तरह होगी। मामले में आरोप अभी अदालत में साबित होना बाकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन रामघाट पर होने वाली दैनिक शिप्रा आरती को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया। करीब 11 साल से चली आ रही आरती की परंपरा और उसकी जिम्मेदारी को लेकर तीर्थ पुरोहित की पंडा समिति और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ गया। विवाद तब शुरू हो गया जब शिप्रा आरती की जिम्मेदारी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को सौंपने की बताई गई। मंदिर समिति के बटुकों ने रामघाट पर आरती शुरू करने की कोशिश की, जिसका पंडा समिति के पुरोहित ने विरोध किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में आरती कराई गई। प्रशासन के फैसले के विरोध में तीर्थ पुरोहित ने शिप्रा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू किया। पुरोहितों का कहना है कि धार्मिक परंपरा और आर्थिक अधिकारों को प्रशासनिक व्यवस्था या टेंडर के जरिए बदला नहीं जा सकता। पंडा समिति का आरोप है कि धर्म को टेंडर और आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और दोनों पक्षों के साथ मिलकर आरती कराने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उज्जैन में शिप्रा नदी और रामघाट की धार्मिक पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में विवाद सिर्फ आरती कराने की व्यवस्था का नहीं, बल्कि परंपरा, धार्मिक अधिकार और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन भी बनाए रखना है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन और पंडा समिति के बीच बातचीत से समाधान निकलता है या विवाद आगे और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून का असर इस समय एक जैसा नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की कमी के कारण किसानों की चिंता बढ़ रही है। उपलब्ध अपडेट के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 17.2 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि भोपाल और इंदौर समेत करीब 50 जिलों में बारिश सामान्य से कम बताई जा रही है। बारिश की कमी का सीधा असर खरीफ फसलों पर दिखाई देने लगा है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहाँ खेतों में नमी कम होने से फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही। खासकर सोयाबीन के सहित अन्य खरीफ फसलों को समय पर बारिश की जरूरत होती है। बारिश कम होने का असर जल स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। कई बांधों में अभी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा। इससे आने वाले समय में सिंचाई और पेयजल को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। अगस्त का महीना खरीफ फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अगर अच्छी बारिश होती है तो खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को फायदा मिल सकता है। वहीं बारिश का अंतराल लंबा होने पर किसानों को फसलों की स्थिति पर लगातार नजर रखनी होगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित कर दिया। जिले में महज 9 घंटे में करीब 6 इंच बारिश दर्ज होने से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। कई जगह पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ। जबलपुर और मंडला से संपर्क भी टूट गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले 7 परिवारों को रेन बसेरा में शिफ्ट किया। लोगों को नदी नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी गई। तेज बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी परेशानी बढ़ी है। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। किसानों के लिए यह बारिश महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तेज बारिश की खेतों में पानी भरने और फसलों को नुकसान खतरा है, वहीं लंबे समय से बारिश की जरूरत वाले क्षेत्रों में इससे मिट्टी में नमी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर प्रशासन ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर काम तेज कर दिया है। मेला क्षेत्र में अलग अलग जोन तय करने का काम अगले 7 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। समन्वय बैठक में अधिकारियों ने मेला क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। इसमें पार्किंग, सड़क यातायात, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को योजना बनाने पर जोर दिया गया है। प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटकर हर क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से सरकारी स्कूल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया। पहाड़गढ़ ब्लॉक के पोखर का पुरा स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर पर आरोप है कि वह खुद नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपनी जगह एक युवती से स्कूल में पढ़ाई करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक हेडमास्टर को करीब 65,000 रुपये महीने का वेतन मिलता है, जबकि उसने कथित तौर पर सिर्फ 4500 रुपये महीने से एक युवती को बच्चों को पढ़ाने पर रखा। जाँच के दौरान स्कूल में युवती बच्चों को पढ़ाते हुए मिली। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर अमरलाल रावत को निलंबित कर दिया।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाया। शिकायतों और मामलों की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, आम लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण होना चाहिए। सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कामकाजों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 अन्य अधिकारियों को एक इंक्रीमेंट रोकने का निर्देश भी दिया। यानी कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिम्मेदार और अधिकारियों पर विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है, जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले पर भी संदेश गया, जनता से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही पर सीधे कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी सामने आई। इस स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों से संस्कृत शिक्षकों से जुड़ी जानकारी मांगी। विभाग अब यह जानकारी जुटा रहा है कि किन स्कूलों में संस्कृत शिक्षक उपलब्ध हैं और किन स्कूलों में नहीं। इसका उद्देश्य स्कूलों में विषय की पढ़ाई को व्यवस्थित करना और विद्यार्थियों को संस्कृत विषय के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा विभाग की योजना विद्यार्थियों को संस्कृत विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रोत्साहित करने का भी है। इसके लिए स्कूल स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और शिक्षकों की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर पहले भी युक्तियुक्तकरण और नियुक्तियों की प्रक्रिया चलती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में अलग अलग श्रेणियों में 35,265 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। यानी अब शिक्षा विभाग का फोकस यह बताने लगा है कि संस्कृत जैसे विषय की पढ़ाई के लिए किन स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हैं और कहाँ नहीं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान चर्चा में है। एथेनॉल के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा है, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या। सांसद ने एथेनॉल के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा है कि देश में एथेनॉल को लेकर विरोध की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत में महंगाई और रोजगार को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा और दावा किया है कि भारत में महंगाई सबसे कम तथा रोजगार सबसे ज्यादा है। पेट्रोल में E20 यानी 20% तक एथेनॉल मिश्रण को लेकर हाल के दिनों में राजनीतिक विवाद बढ़ा। विरोध करने वाले लोग वाहनों को माइलेज और पुराने वाहनों के इंजन पर संभावित असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार एथेनॉल मिश्रण को ऊर्जा सुरक्षा, आयात घटाने और किसानों के लिए बाजार से जोड़कर देखती है। इस मुद्दे पर बहस अब सिर्फ पेट्रोल की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों और वाहन मालिकों की सरकार की ईंधन नीति से भी जुड़ गई है। मध्य प्रदेश के एक जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान छात्राओं के मचूरी में मौजूद रहने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्राएं वहां खड़े होकर पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया देख रही थी, जिससे अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मचूरी और पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील जगहों पर आम लोगों को या अनधिकृत व्यक्तियों को मौजूदगी को लेकर नियम और गोपनीयता के सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें छात्राओं को वहां तक पहुंचने की अनुमति कैसे मिली और उस समय जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी कहां थे, यह जांच का विषय बन गया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान छात्राओं की मौजूदगी क्यों हुई और किसकी अनुमति से उन्हें मर्चुरी में प्रवेश मिला, इसकी जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ स्थित संदीपनी सीएम राइज स्कूल के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। आने जाने में यह दूरी करीब 6 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल बस सामने से गुजरती है, लेकिन छात्राओं में रहने वाले इन बसों को बस की सुविधा नहीं मिल रही। रिपोर्ट के मुताबिक बस छात्रों को लिए बिना आगे निकल जाती है और बच्चे पैदल स्कूल पहुँचते हैं। यह मामला सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध परिवहन सुविधा और उसके इस्तेमाल पर सवाल खड़ा करता है। खासकर छात्रावास में रहने वाले बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचना प्रशासन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा है। मामले के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब बस की सुविधा मौजूद है तो इन बच्चों को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की ओर से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के भोपाल में टैक्सी किराए को लेकर संचालक संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। भोपाल में हुई बैठक के बाद तय किया गया है कि 15 अगस्त को बोट क्लब से लाल घाटी तक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 18 से 20 अगस्त के बीच प्रदेश भर के टैक्सी चालक भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी करेंगे। चालकों का कहना है कि मौजूदा ऐप आधारित किराए व्यवस्था में होने वाहन चालनों की वास्तविक लागत के हिसाब से भुगतान नहीं मिल रहा। ईंधन, EMI, बीमा, मरम्मत और दूसरे खर्चे बढ़ने के बावजूद कई मामलों में भुगतान केवल दूरी के आधार पर हो रहा है। आंदोलन के पहले चरण में 15 अगस्त को बोट क्लब से लाल घाटी तक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के अलग अलग शहरों में टैक्सी चालकों को भोपाल बुलाने की तैयारी में है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी समूह ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव पहले से बना हुआ है। बलूच मानवाधिकारी कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना और प्रशासन 11 अगस्त के कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। उनके मुताबिक बलूचिस्तान में धारा 144 समेत कई प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट सेवाएं पर भी पाबंदी लगाई गई। मन में सवाल होगा, क्यों मनाया जाता है 11 अगस्त? बलूच राष्ट्रवादी 11 अगस्त को ऐतिहासिक कलात राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा से जोड़ते हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद कलात ने स्वतंत्रता का दावा किया था। इसके बाद 1948 में पाकिस्तान में उसके विलय को लेकर विवाद हुआ और तब से बलूच राष्ट्रवादी संगठन अलगाव और स्वतंत्रता की मांग उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल छतरपुर झांसी खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े रिश्वत मामले में सीबीआई ने भोपाल की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में एनएचआई के अधिकारियों और पीएनसी इंफ्रोटेक से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई की जांच के मुताबिक झांसी खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट के एनओसी, अंतिम बिल की प्रक्रिया और प्रोजेक्ट हैंडओवर से जुड़े कामों को कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत देने का हुआ था। कार्रवाई के दौरान एनएचआई के तत्कालीन जीएम एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम लाल चौधरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सीबीआई ने कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें एनएचआई से जुड़े अधिकारी और पीएनसी इंफ्रोटेक कर्मचारी अधिकारी शामिल है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोप साबित होना अभी बाकी है। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और जन्म दिवसों के लिए माना जाता है। 10 अगस्त 1628 स्वीडन का योद्धापद वासा अपनी पहली यात्रा पर निकला, लेकिन कुछ ही देर में डूब गया। 10 अगस्त 1793 फ्रांस के पेरिस में लूव्र संग्रहालय को जनता के लिए खोला गया था। 10 अगस्त 1809 इक्वाडोर में स्पेनिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी वजह से 10 अगस्त को वहाँ के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने के कुछ दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 10 अगस्त 1960 नासा ने पहला सफल संचार उपग्रह इचो 1 लॉन्च किया। 10 अगस्त 1977 अमेरिका में डेविड बार्कोविट्ज को गिरफ्तार किया गया। भारत के लिए 10 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस से ठीक 5 दिन पहले का दिन था। देश में आज़ादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। 10 अगस्त आज़ादी से 5 दिन पहले का भारत, जब देश इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था।